हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वसीम फार्मा स्टडी चैनल में। जैसे कि पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था ऑसेस सिस्टम। ये पूरा हमने आपको पूरा 2 लेक्चर में ये वीडियो है, आप इसको देख सकते हो। इसके जस्ट बाद हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हीमोपोएटिक सिस्टम। हीमोपोएटिक सिस्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 आवर का इसमें है और इसमें से यहाँ से 8 से 9 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो आपको ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इसको आप लास्ट तक का देखिए। लास्ट तक का आप जब देखेंगे तो इसमें सारे आपको पॉइंट टू पॉइंट सारे आंसर मिल जाएंगे और लास्ट में फिर हम आपको सारे क्वेश्चन भी बता देंगे कि कैसे पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हीमोपोएटिक सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर का डेफिनेशन पढ़ेंगे, हीमोपोएटिस क्या होती है। ठीक है, चैप्टर का डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि इसमें हीमोपोएटिस, देखो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है हीम आ रहा है। हीम मीन्स होता है कि आयरन या हीमोग्लोबिन से, जैसे आपने हीमोग्लोबिन नाम सुना होगा, तो हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें आयरन पाया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि ये कहीं ना कहीं ब्लड से पूरा चैप्टर रिलेटेड है। तो हीम मतलब याद रखो कि जो ब्लड के सेल्स होते हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो सब इससे रिलेट कर रहे हैं। तो अब इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा, इट इज ए बायोलॉजिकल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। वही बात किया कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर क्या होगा, ब्लड के सेल्स का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब ब्लड के सेल्स कौन कौन से होते हैं, तो ब्लड के सेल्स होते हैं आरबीसी, ब्लड के सेल्स है डब्ल्यूबीसी, ब्लड का सेल है प्लेटलेट्स, ये सारे ब्लड के सेल्स होते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पे होंगे, बट ये जो प्रोडक्शन की बात कर रहा है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनेंगे तो कहाँ पे बनेंगे, तो उसके कुछ यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया, कुछ यहाँ पे बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं। जैसे दिस प्रोसेस अगर प्राइमरली इन द बोन मैरो, किडनी, स्प्लीन, लिम्फ नोड, वेयर स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट इनटू वेरियस टाइप ऑफ द सेल्स इंक्लूडिंग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। वही देखो बात किया कि यहाँ पे जो हमारे बोन मैरो है या किडनी है या स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, इन सब में क्या होता है, कुछ एक टाइप के सेल्स होते हैं जिनको आप क्या कहते हो, यहाँ पे स्टेम सेल्स कहते हो। ठीक है, स्टेम सेल्स क्या करेंगे, वो प्रोडक्शन करेंगे किसका, आरबीसी का। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, अब ये जो तीनों सेल्स बन के तैयार हुए, कहाँ पे तैयार हुए, बन करके बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में बन गए। तो अब वो बोन मैरो में बनने के बाद में अब इनके फंक्शन क्या होंगे, जैसे मान लो आरबीसी का फंक्शन क्या होगा, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या, प्लेटलेट्स का क्या है। शॉर्ट में यहाँ पे छोटा सा एक इंट्रो है, बाकी का हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो जैसे ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इसमें से ये जो तीनों सेल हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इसमें से जो आरबीसी है ये क्या काम करेगा, ये ऑक्सीजन को हमारे ट्रांसपोर्ट करता है, बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर के जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो अब यहाँ पे दूसरा क्या था हमारा, डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए हेल्पफुल होगा बहुत ज़्यादा। अपने बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने का काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी कर रहा है। और तीसरा इसमें प्लेटलेट्स क्या काम करेगा, क्लॉटिंग के काम करेगा। ठीक है, अपने बॉडी में जब ब्लड का कहीं पे कट हो जाता है तो उसको क्या करता है, क्लॉट कराने के लिए हेल्पफुल होता है, वो होता है प्लेटलेट्स। तो इस तरीके से हीमोपोएटिक सिस्टम जो चैप्टर का नाम है, इसको मैंने इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखी और 2 लाइन उसके बारे में और ऐड किए। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहले जो होगा, जैसे सिलेबस में क्या दिया हुआ कि यहाँ पे दिया हुआ है कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले ब्लड क्या होता है, इसका ब्लड का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। ब्लड इज ए रेड कलर विस्कस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट द बॉडी एंड मेनली कंपोज्ड ऑफ द प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। फिर वही बात कर रहा है कि ये ब्लड क्या होता है, ये रेड कलर का सबको पता है। ठीक है, आप देखते हैं डेली, इसका कुछ बताना नहीं है, बट आपको डिफाइन करने को आ गया सपोज, तो आप कैसे लिखोगे। तो ब्लड क्या है कि ये रेड कलर का होता है, विस्कस होता है ना, और ये कनेक्टिव टिश्यू है। आपका एक चैप्टर है टिश्यू, चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 आपका क्या है, यहाँ पे टिश्यू। तो टिश्यू में आपको कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि ये एक ऐसा है जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। देखो पूरे बॉडी में सारे हमारे जो आर्टरीज है, वेन है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये कनेक्टिव टाइप का टिश्यू है that circulate in the body and mainly composed of the plasma and
ब्लड सेल। तो ब्लड का अगर कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल होता है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक लिक्विड होता है, अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कोरोना के टाइम पे आपने प्लाज्मा के बारे में सुना होगा कि प्लाज्मा डोनर दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा प्लाज्मा डोनेट किया गया था और क्या हुआ था, इसका फायदा भी हुआ था। और ब्लड सेल्स, तो इसके अलावा क्या होते हैं, ब्लड सेल्स भी होते हैं जिसको फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोलते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को तीनों को कॉमनली फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोलते हैं। तो अगर आपको फॉर्म्ड एलिमेंट पूछे तब भी आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड। ब्लड कैसा होता है आपको देख करके बता देना है। रेड कलर का है, विस्कस है और ये वाटर से थोड़ा हैवियर होता है, ठीक है। विस्कोसिटी की बात करेंगे तो रेंज होता है 4.5 से 5.5, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये टोटल अगर अबाउट 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, अगर आप 50-60 किलो के हैं, 60 किलो के हैं तो उसका 8% आप निकाल लीजिए, उतना आपका क्या होता है, ये ब्लड होता है बॉडी में, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है कि एक ह्यूमन बीइंग में कितना होता है, 5 लीटर 5-5.5 लीटर ब्लड होता है, तो वो उतना ही आएगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा टेम्परेचर ऑफ ब्लड की कितना होगा, 38, थोड़ा सा ज़्यादा होता है अपने बॉडी टेम्परेचर से। बॉडी का कितना होता है 37, ब्लड क्या होता है हमें वो 38 होता है। देखो ब्लड कभी कट जाता तो हीट रहता है, हल्का सा गर्म फील होता है आपको। तो ये चीज़ें आपने यहाँ से देख ली, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, ब्लड इज स्लाइटली हैवियर देन वाटर। वाटर से थोड़ा सा ये हैवी रहता है और कॉन्सेंट्रेशन अगर ब्लड में देखो थोड़ा सा नमक भी रहता है, NaCl भी रहता है, कितना रहता है उसका दिया हुआ है 0.85 से लेकर के 0.9% तक का होता है, ठीक है। ये आप याद कर लेंगे डेटा इसे। टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड ह्यूमन बीइंग में देख लेंगे तो क्या होता है 5 से 5.5 लीटर ये होता है, ठीक है। पीएच की बात करेंगे तो 7.45 से लेकर के 7.55 इतना रहता है, ठीक है, 7.55, ठीक। अब यहाँ पे ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला है, ये जो क्लासिफिकेशन आपको टेबल दिख रहा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का कंपोजिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर क्या क्या है, जैसे अभी हमने देखा ब्लड इज ए कंपोज्ड ऑफ 45% ऑफ ब्लड सेल्स एंड 55% ऑफ प्लाज्मा। ब्लड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, 45% ब्लड सेल दैट मीन्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये कितना है 45%, ठीक है। और तो फिर क्या होगा 55% ये हो जाएगा हमारा प्लाज्मा। अब फिर अगेन ब्लड सेल को में कौन कौन से आपने देखा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, ठीक है, ये हो गया। फिर अगेन डब्ल्यूबीसी में क्या होते हैं, इसको फिर क्लासिफाई करो तो इसमें ग्रेन्यूलोसाइट जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, पार्टिकल्स पाए जाएंगे। और कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसे होते हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब ग्रेन्यूल्स जिसमें होते हैं वो भी 3 टाइप के हैं। तीनों को अब हमें एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, आगे आएगा इसको। तो जो हमारे ग्रेन्युलोसाइट हैं वो कितने, जैसे जैसे इसमें न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स ये होते हैं, ठीक है। एक ग्रेन्युलोसाइट में 2 आते हैं, जैसे इसका लिम्फोसाइट आता है और मोनोसाइट आता है। इसको अगेन पूरा प्लाज्मा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके ब्लड सेल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्लाज्मा की बात करेंगे तो प्लाज्मा कितना होता है, इसमें 55% हमारा प्लाज्मा होता है। इसमें वाटर, जिसमें अगर प्लाज्मा देखो, प्लाज्मा क्या है, एक वाटरी सब्सटेंस है, पानी के जैसा होता है ये। और इसमें तो 91 से 92% तक टोटल वाटर रहता है। सॉलिड कितने रहेंगे, अब देखो अगर हमारा 92 हुआ तो 8 हुआ, अगर 91 मान लेंगे तो 9 हो जाएगा, वही 8 to 9% यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे अब इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑर्गेनिक भी इसके अंदर, जैसे ऑर्गेनिक को सब क्लासीफाई किया गया। सबसे पहले प्रोटीन, ये आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, चाहे आपको कुछ याद रहे या ना रहे, याद रहे प्रोटीन आप याद रखना कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से प्रोटीन है। तो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन 4 प्रोटीन है यहाँ पे। नॉन प्रोटीन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन ये पाए जाते हैं। और न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाइटामिन, ग्लिसरॉल ये हो गया। हार्मोन भी पाए जाते हैं इसके अंदर। हार्मोन की बात करेंगे तो जैसे हार्मोन और एंजाइम, और गैसेज में जैसे ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन गैस, ये सारी गैसेज कहाँ पे होती हैं, प्लाज्मा के अंदर ही पाई जाती हैं। और एंटीबॉडीज भी, एंटीटॉक्सिन भी पाए जाते हैं। फैट भी पाए जाते हैं, जैसे न्यूट्रल फैट पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड भी पाए जाता है। सारे कहाँ पे पाए जाएंगे, प्लाज्मा के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है अदर सब्सटेंसेस भी पाया जाता है, लास्ट में आपको दिख रहा होगा अदर सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्लाज्मा या ब्लड का कंपोजिशन अभी हम लोगों ने देखे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कंपोजिशन और फंक्शन दोनों एक साथ पूछा जाता है एग्जाम में।
अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो फंक्शन की बात करेंगे तो क्या होता है, ब्लड हैज़ टू ट्रांसपोर्ट गैसेस। अब देखो ये क्या है, अपने बॉडी का एक जैसे रोड पे चलने वाली गाड़ी होती है ना, कि गाड़ी पूरे ऑल इंडिया में घूम रही है, ठीक है, पूरे स्टेट में घूम रही है, तो ऐसे अपने पूरे बॉडी में घूमने वाला कौन है, वो है ब्लड। अब ब्लड क्या करेगा, सबको लेकर के चलेगा, ठीक है, और सबको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ब्लड हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द गैसेस फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू एंड फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स, क्योंकि क्या होता है अपने बॉडी में लंग्स भी पाई जाती है और अपने बॉडी में टिश्यू है। तो क्या होता है यहाँ पे, मान लो ये हार्ट हो गया, ठीक है, तो अब यहीं पे क्या होता है, हमारे लंग्स होते हैं, अब ये हार्ट क्या करता है, पूरे बॉडी में क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करने का काम ये करता है, ठीक है। ये टिश्यू हो गया, मान लो पूरे बॉडी पार्ट्स हमारे क्या हो गए, टिश्यू होंगे, कोई बॉडी पार्ट मान लो आप, तो फिर वहाँ से फिर ऐसे मतलब क्या करता है, ये ब्लड के थ्रू ही तो जाता है, लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर ये हार्ट में जाता है, पूरा ऐसे घूमता रहता है। तो ये आपको यहाँ पे वही दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, हमारे हर एक सेल में बनता रहता है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलने वाला है, ऑक्सीजन तो लंग्स से आने वाला है, रिस्पिरेशन ब्रीदिंग के थ्रू जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो उसको ट्रांसफर करने का काम करता है। इसके अलावा ब्लड हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड मिनरल मटेरियल्स टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो देखो जब हम कोई चीज़ खाना खाते हैं ना, तो वो एब्जॉर्ब होता है, तो एब्जॉर्ब होगा तो हमारे कहाँ पे रहेगा, स्टमक में रहेगा या इंटेस्टाइन में रहेगा। अगर वो इंटेस्टाइन में है तो वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा, सीधे वो फीसेस के थ्रू, वॉशरूम के थ्रू निकल जाएगा। बट क्या करता है ब्लड, वहाँ से सबको पकड़ता है और पकड़ के ले जाकर के जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचाता है, लीवर के पास लेकर के जाता है। तो ट्रांसपोर्ट करने का किसका काम हुआ, एब्जॉर्ब। ओवरऑल ये क्या है, ट्रांसपोर्टर है, याद रखना। एक गाड़ी का काम करता है, एक व्हीकल का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड ऑल्सो क्या करता है, एक्ट एज ए व्हीकल। देखो फिर वही ट्रांसपोर्ट मतलब वही व्हीकल विच में एक्ट मेनी सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू दियर प्लेसेस। तो किसी भी व्हीकल का वर्ड चेंज कर दिया, वही मीनिंग कह रहा है यहाँ पर भी। इसके अलावा ब्लड हैज टू ड्रेन आउट द वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी में अगर कहीं भी वेस्ट मटेरियल ज़्यादा है तो उसको क्या करता है, वहाँ से ब्लड ले करके किडनी के पास जाता है, किडनी उसको फिल्टर करती है, ठीक है ना, ब्लड को। तो वहाँ से क्या होता है, इम्प्योर मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल निकल जाते हैं। इसके अलावा ब्लड एक्ट एज ए ग्रेट डिफेंसिव मैकेनिज्म, ये डिफेंसिव मैकेनिज्म भी शो करता है। क्यों, क्योंकि इसके पास में क्या होते हैं, इसके पास में होते हैं एंटीबॉडीज़, इसके पास में होते हैं WBC। तो WBC के अंदर क्या है, एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन करने का। तो इस तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम करता है, ठीक है। इसके अलावा रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी का टेम्परेचर को भी रेगुलेट करेगा, ठीक है। क्योंकि हमेशा याद रखो, कोई चीज़ फ्लो हो रही है तो वो चीज़ कूल रहती है, ठंडी रहती है ना। तो अगर कहीं मान लो बहुत अपने बॉडी हीट हो रही है तो ब्लड तो सर्कुलेट हो रहा है, तो इस तरीके से बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करने का काम करती है। इसके अलावा ब्लड मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, अपने बॉडी में एसिड और बेस के बैलेंस मेंटेन करने का ये भी काम करता है, ठीक है। ब्लड हैज कोआगुलेशन प्रॉपर्टीज। देखो कोआगुलेशन, अभी हम लोगों ने प्लेटलेट्स देखा था ना, प्लेटलेट्स क्या काम कर रहा था वहाँ पे, वो क्लॉटिंग का काम कर रहा था ना। तो कोआगुलेशन प्रॉपर्टीज ये भी शो करेगा। ओवरऑल कहना क्या चाह रहा है कि ये प्लेटलेट्स की हेल्प लेकर के वो काम कर रहा है, ठीक है। विच इज प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी से ब्लड लॉस को बचा देता है। तो ये आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, 9 पॉइंट है, ब्लड हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द हार्मोन थ्रू आउट द बॉडी। जो प्लाज्मा का हार्मोन अभी हमने देखा, तो वो भी तो लेकर के जाता है। अपने बॉडी में हार्मोन होता है, बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, वो ग्लैंड क्या करते हैं, हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने का काम करते हैं। अब हम बात करेंगे, ये हमारा हो गया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो उसका मेन था पहला, RBC। ब्लड का जो कंपोजिशन है उसमें RBC था। तो अब RBC के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। RBC का तो क्या दिया हुआ यहाँ पे, RBC जिसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं। ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, सर्कुलर या डिस्क शेप के सेल होते हैं, जो कहाँ पे पाया जाता है, प्लाज्मा के अंदर। क्योंकि प्लाज्मा को मैंने बताया कि प्लाज्मा एक बहता हुआ वाटर है, पानी है, ठीक है। उसके अंदर RBC है, उसके अंदर WBC है, उसके अंदर प्लेटलेट्स है। तो वही कि इसमें बता रहा है कि सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। ऑल द सेल्स इन ग्रुप एंड अपीयर एज ए रेड कलर एंड दस ब्लड बिकम्स अ रेड कलर, ठीक है। तो RBC क्या होते हैं, सब ग्रुप में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। फिर क्या होते हैं, तो अब देखो कोई एक पार्टिकल रहेगा तो उतना पता नहीं चलेगा, जब बहुत सारे पार्टिकल आ गए तो वो पूरा कलर चेंज हो जाता है। तो क्या हो गया यहाँ पे रेड कलर का, इसीलिए दिखता है RBC। अच्छा, अभी हमने बताया था इंट्रोडक्शन में कि जितने भी ब्लड के सेल्स होते हैं, RBC भी ब्लड का सेल है।
तो वो कहाँ पे बनता था, वो बनता था हमारे बोन मैरो में। बोन मैरो में हमने अभी देखा स्प्लीन में बनता था, बोन मैरो में बनता था। तो वही बात करें कि आरबीसी आर प्रोड्यूस इन द रेड बोन मैरो, ठीक है। जो हमारे बोन मैरो होते हैं, लॉन्ग बोन होते हैं, लॉन्ग बोन के अंदर पाया जाता है बोन मैरो। तो बोन मैरो में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, आरबीसी जब बनेगा तो एक एक प्रोसेस होगी ना कोई, आरबीसी बनने के प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, ठीक है। ये 1 मार्क में भी क्वेश्चन पूछा गया, अभी आपको दिखाऊंगा। 1 मार्क में ये भी क्वेश्चन आया था, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज, क्या कहेंगे उसको, एरिथ्रोपोइसिस। तो ये हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, टोटल लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो 120 दिन तक का ये आरबीसी जिंदा रहता है। एक बार प्रोडक्शन होगा, कहाँ पे प्रोडक्शन होगा, ये प्रोडक्शन होगा हमारे बोन मैरो में। तो 120 दिन तक का मतलब 3 से 4 महीने, ठीक है, 4 महीने तक का अपने बॉडी में रहेगा। फिर क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय कहाँ पे होगा, वो स्प्लीन में होता है, स्प्लीन, ठीक है। तो स्प्लीन में जाकर के वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक। अब आरबीसी कंटेन सब्सटेंसेस नोन एज हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारे आरबीसी के अंदर। देखो आरबीसी हो गए, तो आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। देखो ये क्या, पहले आरबीसी के अंदर पाया जाएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। शॉर्ट में उसको एचबी लिखते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन ये हो गया। हीमोग्लोबिन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसका जो मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा है कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है इसको ब्रेक करो, ये वर्ड को ही आप तोड़ दो तो हीम अलग हो जाएगा, ग्लोबिन अलग हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन मटेरियल। अब इसमें देखो एक प्रोटीन मटेरियल होता है जिसको ग्लोबिन कहोगे, और दूसरा पार्ट है नॉन प्रोटीन मटेरियल जिसको आप हीम कहते हो, ठीक है। अब जो ये हीम है, तो हीम क्या कंटेन करेगा, आयरन पाया जाएगा इसके पास में, ठीक है। द हीम कंटेन विच गिव्स रेड कलर टू द हीमोग्लोबिन। जो अपने बॉडी को या अपने ब्लड को जो कलर प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, वो हीम की वजह से होता है। अब याद रखो हीम, ये आयरन कहाँ पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन के हीम वाले रीजन में। हीमोग्लोबिन कहाँ पे पाया जाएगा, ये पाया जाएगा हमारे आरबीसी में। आरबीसी से कहाँ से बनेगा, ये बनेगा हमारे बोन मैरो में बनेगा, ठीक है। तो ये पूरा आपने देखेगा, और बोन मैरो में बनने के प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। तो ये पूरा आरबीसी के बारे में हो गया। अब हम बात करेंगे सॉरी, इन मेल 5 से 5.5 मिलियन पर mm क्यूबिक ये ब्लड क्या होता है हमारा आरबीसी होता है। फीमेल के केस में थोड़ा कम होता है, 4.5 से लेकर 5 मिलियन पर क्यूबिक mm, ठीक है। 1 मिलीमीटर ब्लड में क्या होता है, 5 से 5.5, ठीक है। ये मेल के केस में, और फीमेल के केस में 4.5 से 4.5 से 5 के बीच में होता है, ये आप याद रखेंगे। अब देखो अपने बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन एक्चुअली करता क्या है, ठीक है। क्यों ज़रूरी है अपने बॉडी में हीमोग्लोबिन का होना, तो हीमोग्लोबिन ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ऑक्सीजन जो हमने सांस ली, ऑक्सीजन जो हम सांस में लेते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो ब्लड में पाया जाता है उसके साथ में जाकर के दोनों आपस में बाइंड हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन। क्योंकि डायरेक्टली ऑक्सीजन अपने बॉडी में नहीं जा सकता, ऑक्सीजन को हम डायरेक्ट यहाँ पे अपने हाथ में नहीं ले सकते, ठीक है। अपने इंटेस्टाइन में, स्टमक में ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं जा सकता अपने बॉडी पार्ट में। तो वो कैसे जाएगा, हो जाएगा नोज के थ्रू ऑक्सीजन। वहीं पे नोज में जब लंग्स के पास में पहुंचेगा तो लंग्स के वहाँ की जो ब्लड कैपिलरीज होंगी, जहाँ पे वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें पाया जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेगा और क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इजिली ट्रांसपोर्ट हो सकता है अपने बॉडी में, एक जगह से दूसरी जगह पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन जा सकता है, ठीक है। सेम एज इट इज फिर क्या होगा, हीमोग्लोबिन है अपने ब्लड में है, तो जो टिश्यू ने, जो हमारे सेल्स हैं छोटे छोटे, उनके पास में होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हम सांस में क्या छोड़ते हैं, वो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आए, ये टिश्यू या सेल्स से आए। तो वही हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड सेल्स के पास में है वो कार्बन डाइऑक्साइड से निकलेगा, और वो फिर किसके फॉर्म में, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। याद रखो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हीमोग्लोबिन। तो ये अभी हम लोगों ने आरबीसी देखा, और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किए। अब हम बात करेंगे
फंक्शंस ऑफ आरबीसी, ठीक है, सेम वही, क्योंकि अब जब हम जो चीज़ें देख कर क्या है वही फंक्शन है। कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा गैस को, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को, यही तो अभी हम पढ़ के आए हैं, ये हो गया हमारा। इसके अलावा मेंटेन करता है एसिड बेस, क्योंकि ब्लड का पार्ट ये भी है, ये भी एसिड बेस मेंटेन करेगा, बफरिंग एक्शन को भी मेंटेन करेगा। इसके अलावा ये क्या करता है, मेंटेन करता है विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। ब्लड क्या है, एक लिक्विड है, आरबीसी क्या है, एक पार्टिकल है। अब जितने ज़्यादा आरबीसी के अंदर क्या रहेगा, ब्लड के अंदर जितना आरबीसी रहेगा या तो क्या होगा, ये उतना ज़्यादा विस्कस होगा, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, ब्लड कितना गाढ़ा है ये कैसे डिपेंड करेगा, कैसे पता चलेगा, उसके अंदर कितना आरबीसीज है, ठीक है ये। इसके अलावा आरबीसी मेंटेन आयरन बैलेंस इन द बॉडी, क्योंकि आरबीसी के अंदर आयरन है, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है, आयरन क्या करता है, फिर वही आयरन बैलेंस करता है कौन, आरबीसी, ठीक है। Various pigment are derived from the hemoglobin after disintegration of RBC। RBC कितने दिन तक का जिंदा था, वो 120 दिन। 120 दिन के बाद आरबीसी ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, उसका हीम पार्ट अलग घूमेगा और ग्लोबिन पार्ट अलग घूमेगा, ठीक है। तो फिर क्या करता है, उन्हीं में से क्या करता है, ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बना लेता है। अभी इसको फिर अगेन हम लोग टॉपिक आएगा फिर बताएंगे। तो क्या होगा कि ये आरबीसी के डिसइंटीग्रेशन से बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बनता है। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन क्या है, ये पिगमेंट है, ये पिगमेंट है जो हमारी किसमें होते हैं, लीवर से क्या होता है, लीवर में खास करके सिक्रीट होता है, लीवर के पिगमेंट है, ठीक है। जैसे बिलिवर्डिन क्या होता है, बिलिवर्डिन वैसे तो ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का। आपने पित्त देखा होगा, पित्त में ग्रीन कलर का होता है ना, तो वो होता है। और ये क्या होता है, बिलिरुबिन, ये येलो कलर का होता है, येलो कलर जो अपना जो भी है लैट्रिन है होता है ना, लैट्रिन वॉशरूम, तो वॉशरूम का कलर देखो जो रहता है ना, वो किसकी वजह से रहता है, वो बिलिरुबिन की वजह से रहता है। याद रखना ये चीज़ है, ये आपको बता दिया मैंने। अब ये हो गया पूरा आरबीसी के बारे में। आरबीसी के अंदर क्या है, आरबीसी के अंदर है हीमोग्लोबिन, ठीक है। अभी आपको बताया था आरबीसी के अंदर है हीमोग्लोबिन, तो अब हीमोग्लोबिन के बारे में स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वैसे हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया है, फिर भी थोड़ा सा और अलग से देख लेते हैं। तो सारी चीज़ें वही रहेंगी, थोड़े बहुत एक दो पॉइंट ऐड रहेंगे, बाकी सेम वही रहेगा, ठीक है। इट इज़ ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ एरिथ्रोसाइट। ये क्या है, एक पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है, एक कलर है, क्योंकि इसी की वजह से अपना ब्लड का कलर होता है। कहाँ पे पाया जाता है, एरिथ्रोसाइट में पाया जाता है, कहाँ, आरबीसी के अंदर, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब क्या होता है, हीमोग्लोबिन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, सेम पिछली वाली लाइन हुई है, ऑफ हाई मॉलिकुलर वेट, द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द हीमोग्लोबिन, ये वही चीजें लिखी हुई है, ठीक है। फिर सेम लिखा हुआ है, हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ ए प्रोटीन मटेरियल कॉल्ड ग्लोबिन एंड नॉन प्रोटीन मटेरियल कॉल्ड हीम। फिर देखो सेम इक्वेशन वही, हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो रहा है और हीम बना रहा है, ग्लोबिन बना रहा है। द ग्लोबिन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन 4 पायरॉल रिंग विद आयरन इन द सेंटर। अब आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। इसमें देखो एक बीच में क्या दिया हुआ है, आयरन दिया हुआ है और 4 पायरॉल रिंग दिए हुए हैं। तो ये क्या दिया हुआ है, ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगली बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन के अंदर देखो क्या पाया जाता था, हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ द बॉडी इज अबाउट 15 ग्राम पर 100 ml। कभी भी आप ब्लड डोनेट करने जाओगे या ब्लड का रिपोर्ट निकालने जाते हो तो वहाँ पे ब्लड रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन भी दिखाया जाता है कि आपके बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन है। तो ये अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है। अगर 12 से 16 के बीच में आता है, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड में आता है रिपोर्ट में, तो वो राइट होगा, ठीक है, क्योंकि ये वेरी करता है, पर्सन बाय पर्सन थोड़ा वेरी करता है। बट 16 से एबव नहीं होना चाहिए, 12 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम हो गया या 16 से ज़्यादा हो गया तो डिजीज कंडीशन हो गया। अब देखो अगर सपोज किसी भी वजह से क्या हुआ, अपने बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, अपने बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, तो उसी को आप एनीमिया कह देते हो, ठीक है, एनीमिया कह देते हैं। एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन की कमी या फिर ब्लड कह सकते हैं ना एक तरीके से, क्योंकि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी कहाँ पाया जाता है, ब्लड की में पाया जाता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि एनीमिया मतलब ब्लड की कमी या आरबीसी की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी, तीनों चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन की। तो क्या करता है ये फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, देखो पहले में हम लोग पढ़ चुके हैं, वही है। मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस को मेंटेन करने का काम करता है। फॉर एज अ सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, ठीक है। तो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बनाने का काम करता है। पिछला जैसे अभी हम लोगों ने देखा क्या है, बिलिरुबिन इज अ फॉर्म फ्रॉम द पोरफायरिन
फ्रैक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है पोरफायरिन, वहीं से इन दोनों का ब्रेकडाउन होकर के बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बनता है। तो ये अभी हमने देखा। अब हम बात करेंगे कि अगर सपोज किसी भी वजह से हीमोग्लोबिन का क्या हो जाए, ज़्यादा ब्रेकडाउन होने लगे, तो उसको क्या कहोगे। इसके लिए देखो क्या दिया हुआ यहाँ पे, हीमोलिसिस एक वर्ड आ रहा है, 1 मार्क में पूछ सकता है यहाँ पे कि हीमोलिसिस क्या है। ठीक है, तो हीमोलिसिस इज ए स्केप ऑफ द हीमोग्लोबिन फ्रॉम द आरबीसी। आरबीसी का शेप अभी मैंने आपको कुछ ऐसे बताया था। तो मान लो इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन यहाँ से निकल जाए, ठीक है, तो इसको क्या हो रहा है, मतलब आरबीसी का ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, लिसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन। आरबीसी अगर इसका दीवार फटेगी, ये टूटेगा, ब्रेक होगा, तभी तो ये बाहर आएगा। तो वही हो रहा है। दिस इज कॉज बाय द हिप्नोटिक कंडीशन, सर्टेन ड्रग एंड टॉक्सिन। अगर हम ज़्यादा टॉक्सिक वाला सब्सटेंस लेते हैं तो हमारे आरबीसी बर्स्ट होने लगते हैं और वहाँ से हीमोग्लोबिन बाहर आने लगता है। तो ये अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, ये पूरा आरबीसी के बारे में। अब हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी ये रिसेंटली ये पेपर में पूछा गया था, इसको आप तो करके ही जाएंगे कैसे भी करके, और इजी भी पॉइंट है। एरिथ्रोपोइसिस 1 मार्क के लिए अभी आपको बताया था कि 1 मार्क में पूछा गया है, बट ये 3 मार्क्स में भी पूछा है, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। इसको जरा आप देखो कैसे है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन द रेड बोन मैरो इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस, ये बता चुका हूँ। अगर बेबी है तो बेबी बिफोर बर्थ की बात करेंगे, तो बिफोर बर्थ में जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो होता है स्प्लीन में। याद रखो कहाँ कहाँ पे, आरबीसी फॉर्म इन द लीवर में भी होता है, स्प्लीन में भी होता है, एंड रेड बोन मैरो। 3 जगह पे होता है बिफोर बर्थ, फीटल स्टेज में बता रहा है। ठीक है, बट आफ्टर बर्थ, जब बर्थ हो चुका है तो ओनली ये रेड बोन मैरो में बनेगा, बोन मैरो में ही बनेगा ये। ठीक है, बिफोर बर्थ तो ये 3 जगह पे बनता है, बट आफ्टर बर्थ ओनली बोन मैरो। याद रखना सबसे, क्योंकि मेजर एरिया यही है। कहाँ कहाँ पे बोन मैरो होंगे, जैसे स्टर्नम, जो हमारे चेस्ट वाली बोन है, ठीक है, जहाँ बटन लगता है चेस्ट रीजन में, उसको स्टर्नम बोलते हैं। रिब्स में पाए जाते हैं वर्टिब्री, मतलब कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये आप याद रखो। अब जो हमारे आरबीसी बनते हैं ना, तो आरबीसी बनने के कुछ स्टेजेस हैं। सबसे पहले आपको एक मोटा मोटा एग्जांपल लेकर के मैं चल रहा हूँ। अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत डिटेल में दिया हुआ है, आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, डिप्लोमा में इतना पूछता नहीं है। ठीक है, आपको सारे 3-4 स्टेप लिख देंगे काफ़ी होगा उतना। तो सबसे पहला जो स्टेज आता है आरबीसी बनने का होता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। प्रो मतलब पहले का, एरिथ्रो आरबीसी। तो आरबीसी के पहले बनने का स्टेज क्या होता है, कैसे होगा, तो इट इज अ फर्स्ट स्टेज, इट इज अ लार्ज सेल हैविंग ए न्यूक्लियस। आरबीसी रहेगा तो आरबीसी में क्या होगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। इसके अंदर आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, याद रखना। फिर क्या होगा, इट डज नॉट हीमोग्लोबिन। हाँ, इसमें क्या होगा, यहाँ पे कंटेन वर्ड छूट गया है, इट डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन। कंटेन यहाँ पे लिख लीजिए आप, इट डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन इनिशियली। देखो एक सेल है लार्ज साइज का, इसके अंदर क्या है हमारा न्यूक्लियस है, बट इस न्यूक्लियस में हीमोग्लोबिन नहीं है। ठीक है, ये आरबीसी का सेल है, इसके पास में क्या है, न्यूक्लियस है, बट आरबीसी यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं है। फिर क्या होगा, इन लेटर स्टेज, बाद के जो भी स्टेज अभी आएंगे उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। ठीक है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में। दूसरा क्या है हमारा, नॉर्मोब्लास्ट ये सेकंड स्टेज होगा। इट इज ए स्मॉलर सेल विद ए डीजेनरेटेड न्यूक्लियस बट हीमोग्लोबिन इज फुल्ली प्रेजेंट। यहाँ पे दूसरे स्टेज में क्या हुआ, जो न्यूक्लियस है वो डीजेनरेट हो गया। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा लाइटली बनाया, न्यूक्लियस यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, डीजेनरेट हो गया, बट हीमोग्लोबिन इसके अंदर पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरे कंडीशन में याद रखना, पहले में क्या था, हीमोग्लोबिन नहीं है, न्यूक्लियस तो फुल है बट इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है। दूसरे वाले में क्या है कि न्यूक्लियस टूटने लगा, डीजेनरेट होने लगा और इसके अंदर हीमोग्लोबिन आ गया। अब तीसरे स्टेज की बात कर लेते हैं, रेटिकुलोसाइट। तीसरा स्टेज हमारा क्या आएगा, वो रेटिकुलोसाइट आएगा। ये कहाँ से डेवलप हुआ, नॉर्मोब्लास्ट, जो अभी सेकंड स्टेज आया था ना, उसी से ये थोड़ा एडवांस होता है तो बना लेता है, रेटिकुलोसाइट बनाता है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन एंड रेटिकुलम इन द साइटोप्लाज्म। मान लो कि ये उसका न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस में क्या होगा, हीमोग्लोबिन भी पाया जाएगा और एक रेटिकुलम भी, थोड़ा नेटवर्क लाइक, जाल लाइक भी, नेट के जैसे से पाया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको रेटिकुलम भी बोलते हैं, इसे याद रखो। ठीक है, तो इसको रेटिकुलम भी पाया गया यहाँ पे।
अब हम बात करेंगे लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज हमारा क्या है, एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट का क्या होगा, इट इज़ अ फुल्ली डेवलप। अब पूरा जो आरबीसी, अभी देखो किसी में कुछ पाया जाता था, किसी में कुछ नहीं पाया जाता था, अब जो लास्ट स्टेज है वो डेवलप्ड है पूरा फुल तरीके से, तो उसको आप एरिथ्रोसाइट कहोगे या उसी को आरबीसी कह देते हो। इट डज नॉट कंटेन रेटिकुलम बट कंटेन एडिक्वेट हीमोग्लोबिन। चौथा स्टेज में क्या होगा, इसके अंदर रेटिकुलम फिर यहाँ पे एक स्टेज में थोड़ी देर के लिए आया था, ठीक है, बट फोर्थ स्टेज में रेटिकुलम फिर गायब हो गया है और हीमोग्लोबिन ही बचा है, ठीक है, ये आप याद रखना। और हीमोग्लोबिन या आरबीसी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अपने को एक विटामिन चाहिए होता है जिसका नाम है विटामिन B12, और फोलिक एसिड भी नेसेसरी होता है। तो ये दो कंपाउंड ऐसे हैं जिनको बहुत ज़रूरी होते हैं जो आरबीसी के बनाने में, तो ये आप याद रखना, ठीक है। ये हमारा आरबीसी के बनने के प्रोसेस हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की बात, क्योंकि अब वो आप पूरा टेबल याद रखना जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखे थे। डब्ल्यूबीसी के केस में इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हो आप। डब्ल्यूबीसी आर कलरलेस, इनके पास में कलर नहीं होता, इसीलिए इनको डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और बट इरेगुलर शेप के इनके पास में न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी हम लोगों ने आरबीसी के केस में देखे, जो फुल वाला था लास्ट स्टेज था, वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं था, आरबीसी था, ठीक है। इस केस में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। आल्सो देयर नंबर इज लेस व्हेन कंपेयर टू द आरबीसी। आरबीसी से कंपेयर करेंगे तो इसके नंबर थोड़ा कम पाए जाता है। आरबीसी के नंबर बहुत ज़्यादा अपने बॉडी में थे, कितने थे, 5 से लेकर के 5.5 थे, ठीक है, ये हम लोगों ने देखे थे। और तो डब्ल्यूबीसी का नंबर कितना होगा, ये 10,000 के करीब होता है पर क्यूबिक MM ऑफ ब्लड, ठीक है, ये आप याद रखना। अब डब्ल्यूबीसी का सेम क्लासिफिकेशन जो ऑलरेडी हम लोग देख के आए हैं वही क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या दिया हुआ है, वही न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल्स, और यहाँ पे एग्रेनोसाइट में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट ये होता है। अब एक एक करके सब हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले न्यूट्रोफिल की बात करेंगे। तो दिस डब्ल्यूबीसीज हैव ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में इनके पास में, इनका नाम है ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्युलोसाइट मतलब ग्रेन्यूल्स पार्टिकल पाए जाएंगे। दे हैव ए न्यूक्लियस विच कंटेन 2 या मोर लोब्स। इनका जो न्यूक्लियस होगा, इनके पास में लोब्स भी पाए जाते हैं। लोब मतलब अभी आपको दिखाऊंगा शेप, देखो न्यूट्रोफिल्स का ये शेप आपको दिख रहा है डायग्राम। तो न्यूट्रोफिल में देखो 2 या कम से कम या उससे ज़्यादा लोब्स पाए जाते हैं। देखो ये छोटे छोटे गोले पाए जाते हैं राउंडेड, तो इनको ये यही कहा गया है यहाँ पे। तो आपने ये आपने देख लिया, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। अब क्या हुआ, इसमें बहुत सारे टाइप के हैं। नंबर 1 क्या, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या हुआ है, दे कंटेन ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म विच स्टेन द न्यूट्रल डाई। इनको जब न्यूट्रल डाई से, मतलब इनका जो न्यूट्रल कलर होता है, डाई मतलब होता है कलर, न्यूट्रल आता है जब इनको हम क्या करते हैं, कलर करते हैं, ठीक है, न्यूट्रल डाई से। इनको पॉलीमॉर्फ भी कहते हैं। पॉली मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, मॉर्फिज्म मतलब न्यूक्लियस। ऐसे आप याद रखो कि इनके पास में देखो बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फ, 1 2 3 4 5 होता है, ठीक है, ये आप याद रखो। और इसके अलावा यहाँ पे द न्यूक्लियस में कंटेन 2 to 5 लोब्स। लोब्स क्या हुआ कि इसके पास में 2 से 5 लोब इसके अंदर पाए गए। अभी आपको दिखाया 5 लोब है, 1 2 3 4 5 लोब है, यहाँ आप देख सकते हो। तो ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद में देखो न्यूट्रोफिल्स अकर्स टू एक्सटेंड ऑफ द 65% to 70% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। टोटल डब्ल्यूबीसी का ये 65 से लेकर के 70%। डब्ल्यूबीसी कितना था आपको, तो डब्ल्यूबीसी हमारा इसके लिए अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा देखने के लिए कि यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का जो था वही डेटा आपको बता देता हूँ। डब्ल्यूबीसी का जो डेटा था वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ फिलहाल, ठीक है। तो आप याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी वैसे 8 से 10,000 थे, अब उसका भी निकालेंगे तो अलग अलग वेरी करेगा, तो आप ये देख लेना, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स। अब हम बात करेंगे एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स दूसरा हमारा आता है एसिनोफिल्स। क्या होगा, दीज सेल्स आर स्लाइटली लार्जर देन न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स से बड़े होते हैं थोड़ा सा, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स छोटे थे। द ग्रेन्यूल्स आर कोर्स एंड क्लोजली पैक्ड। इसमें जो ग्रेन्यूल्स होंगे बहुत थोड़ा लार्ज साइज के होंगे और पास पास में होंगे। जैसे आप यहाँ पे ग्रेन्यूल्स को देखो जरा, आप कंपेयर करो। इस केस में क्या था कि इसमें छोटे छोटे थे, इस केस में ग्रेन्यूल्स बड़े साइज के हैं, बड़े बड़े साइज के इसके अंदर दाने हैं, ठीक है। तो ये लार्ज साइज के होते हैं, इनको कोर्स बोला जाता है। कोर्स एंड क्लोजली पैक्ड, बहुत पास पास में पैक्ड है, ये आपने देख लिया। एंड दीज ग्रेन्यूल्स टेक अप एसिड स्टेन। इससे पहले क्या था, न्यूट्रल स्टेन, ये क्या है, एसिड, ठीक है। और अभी जस्ट बात करेंगे तो वो बेसिक होगा। इस केस में बेसोफिल्स के केस में हमारा बेसिक हो जाएगा।
द न्यूक्लियस कंटेन 2 लोब, इस केस में न्यूक्लियस हमारा 2 लोब है। ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसके अंदर 2 लोब है। इससे पहले न्यूट्रोफिल में 5 लोब थे, ठीक है, ये हो गया, 2 से 5 थे, अभी इसमें 2 ही बचे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेसोफिल्स, जिसको मास्ट सेल भी कहते हैं, बेसोफिल्स का दूसरा नाम मास्ट सेल, दे कंटेन कोर्स ग्रेन्यूल्स एज एसिनोफिल्स, एसिनोफिल्स की तरीके से इसके पास में लार्ज साइज के भी पार्टिकल हैं, लार्ज साइज के इसके अंदर भी पार्टिकल पाए जाते हैं। बट और क्या दिया इसके अंदर, बट दिस ग्रेन्यूल्स स्टेन ब्लू विद बेसिक, इसमें जब बेसिक कलर से क्या डाई किया जाता है तो ब्लू कलर इनका आता है, ठीक है। तो हमने न्यूट्रोफिल के केस में न्यूट्रल देखा था, एसिनोफिल्स के केस में एसिड देखा था, और यहाँ बेसोफिल्स के केस में ब्लू कलर और बेसिक हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस की बात करेंगे, अगर पूछ ले आपसे 1 मार्क में कि किस शेप का होता है तो किडनी शेप, ठीक है, ये देखो किडनी शेप का है, कुछ किडनी के तरीके से ये न्यूक्लियस दिख रहा है। तो ये किडनी शेप का न्यूक्लियस किसके पास में है, बेसोफिल्स के पास में। बेसोफिल्स के पास में कुछ और केमिकल होते हैं, जैसे हिपैरिन पाया जाता है, हिस्टामाइन पाया जाता है, और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन भी पाया जाता है। तो कुछ केमिकल है जो पाए जाते हैं बेसोफिल्स के लिए, और ये सारे अपने बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल जो बेसोफिल्स काउंट होता है वो 0.5 से लेकर के टोटल WBC का 0.5 बहुत कम होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अभी नेटवर्क ये देख लिया। अब हम दूसरा इसका जो क्लासिफिकेशन है वो उसकी बात करेंगे। दूसरा हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो ए ग्रेन्युलोसाइट की बात करेंगे। तो ए ग्रेन्युलोसाइट, अब देखो इसके पास पहले इसमें वर्ड आ गया ए, मतलब एब्सेंट, क्या, ग्रेन्यूल, इसके अंदर डू नॉट कंटेन ग्रेन्यूल्स, ठीक है, बट दे हैव ए सिंगल न्यूक्लियस, इसके पास में न्यूक्लियस पाया जाएगा और एक ही होगा और बहुत ही लार्ज साइज का होगा। इससे पहले हम लोगों ने देखा था तो किसी में 2 था, किसी में 1 था, किसी में 5 था, और यही न्यूक्लियस आरबीसी में था ही नहीं, WBC की में था, ठीक है। ए ग्रेन्युलोसाइट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 2 ग्रुप्स, लिम्फोसाइट, अब लिम्फोस और मोनोसाइट 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लिम्फोसाइट मोनोसाइट, ठीक है, यहाँ पे मोनोसाइट दिया हुआ है। लिम्फोसाइट की बात करेंगे तो लिम्फोसाइट अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्मॉल लिम्फोसाइट और लार्ज लिम्फोसाइट। तो पहले बात करेंगे हम स्मॉल लिम्फोसाइट की। दे अकर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 25% ऑफ टोटल WBC का ये 25% होता है। दे आर स्मॉलर इन साइज एंड विद ए न्यूक्लियस ऑक्युपाइंग ऑलमोस्ट द होल ऑफ द सेल। देखो स्मॉल लिम्फोसाइट की बात कर रहा है तो स्मॉल लिम्फोसाइट में ये लार्ज साइज का यहाँ पे न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, और बात कर रहा है कि ये जो न्यूक्लियस है पूरे सेल में भरा हुआ है। देखो आधे से ज़्यादा यही कवर किया है न्यूक्लियस, लार्ज साइज का न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसके बाद यही कर रहा है कि ऑक्युपाई करता है ऑलमोस्ट होल ऑफ द सेल, और सेल में ये पाया जाता है, ठीक है। लार्ज लिम्फोसाइट की बात करेंगे तो दे आर लार्जर इन द साइज, इनका नाम ही लार्ज होते हैं, और क्या होते हैं, कंटेनिंग मोर साइटोप्लाज्म, इनके अंदर साइटोप्लाज्म जो लिक्विड होती है वो ज़्यादा होती है, ये हो गया। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है हमारा मोनोसाइट, मोनोसाइट की बात करेंगे तो दे आर द लार्जेस्ट ऑफ WBC के सबसे बड़े वाले यही होते हैं मोनोसाइट, ठीक है। और दे एक्सटेंड टू द अबाउट 2 to 4% ऑफ WBC का 2 से 4% होता है। इनके पास में एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस होता है, साइड में न्यूक्लियस रहेगा, इनका न्यूक्लियस यहाँ पे बिटवीन दिखाई देगा, थोड़ा साइड में है, ठीक है, ऐसे साइड में, ये साइड में दिखाया गया एक्सेंट्रिक होता है, सेंटर में नहीं होता, जैसे यहाँ पे सेंटर में है, यहाँ पे सेंटर में, इस केस में ऐसा नहीं है, ठीक। विच इज नॉच्ड इन द इनर साइड, तो इनर साइड में थोड़ा नॉच रहता है, गड्ढा रहता है, गड्ढे के तरीके से इधर देखो दिख रहा है आपको, तो ये नॉच रहता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक। इस तरीके से हम लोगों ने आरबीसी देखा, WBC देखा। अब तीसरा नंबर हमारा आता है प्लेटलेट्स आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी अपने सिलेबस में दिया हुआ है, देखो प्लेटलेट्स। तो अब क्या दिया, प्लेटलेट्स आर द राउंडेड एंड ओवल शेप, ये क्या होता है, राउंड होते हैं या ओवल शेप के होते हैं, बाई कॉन्वेक्स सरफेस रहता है, दोनों साइड से बाई कॉन्वेक्स रहता है, ऐसे दोनों साइड से रहेगा, ठीक है। जैसे आपने पानी पूरी खाया तो पानी पूरी का वो पूरी जैसा कैसा, तो दोनों साइड से फूले रहता है, ऐसा फूला रहता है, ये बाई कॉन्वेक्स सरफेस रहता है। दे आर रफली 1/4 ऑफ द साइज ऑफ आरबीसी, आरबीसी से कंपेयर करेंगे तो इसके साइज क्या होते हैं, 1/4 रहता है, 1/4 रहता है, 1/4 रहता है। नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट की बात करेंगे 2 से 5 लाख पर mm, क्योंकि आरबीसी सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता था, आरबीसी, फिर उसके बाद में प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स 2 से 5 लाख है, ठीक है, और वही WBC 10,000 के करीब था। प्लेटलेट डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस, इनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस कहाँ पे था, वो था आरबीसी, जितने WBC के पास थे उनके पास में, आरबीसी के पास में भी नहीं है और प्लेटलेट्स के पास में नहीं है, ठीक है। बट साइटोप्लाज्म कंटेन डिस्टिंक्ट्स, इनके पास में थोड़ा बहुत ऐसे ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे पार्टिकल, बट वो न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक। दे आर सिंथेसाइज
बाय द मेगा कैरियोसाइट जेंट सेल ऑफ द बोन मैरो। बोन मैरो में एक सेल है जेंट सेल, मेगा कैरियोसाइट उनको बोलते हैं, वहीं से बनता है। वैसे भी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो हमारे स्टेम सेल थे वहाँ से बनते थे, ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ के रखे हैं। अब फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, क्या क्या फंक्शन है, तो क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन लिबरेटेड फ्रॉम द प्लेटलेट्स इज एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग। कहीं भी कट हो गया, मान लो कि अपनी बॉडी है, हाथ पे कट हो गया, तो यहाँ से क्या रिलीज होता है, वहाँ से थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, ठीक है, तो उसमें ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अभी थ्रोम्बोप्लास्टिन के बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। दे क्लोज माइन्यूट लेजन इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, कहीं ब्लड वेसल्स में अंदर साइड में कहीं पे कट हो जाती है, तो ये उसको घाव को भरने का काम करती है, उनको भरने का काम करते हैं, ठीक है। दे हेल्प इन द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, और ये क्या काम करता है, डिफेंस मैकेनिज्म, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करने का काम करती है और क्लॉटिंग का काम करती है, ठीक है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा हिस्टामाइन और सीरोटोनिन का भी सिक्रीशन करने का काम कौन करता है, यही करता है। ये हिस्टामाइन और सीरोटोनिन ये दोनों केमिकल है, ये एलर्जी के केस में रिलीज होता है और ये ब्लड को, हमारे ब्लड प्रेशर को हाई करने का काम करता है। हमारे वेन और या आर्टरीज को क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। सीरोटोनिन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। कहने का मतलब ये कि इसकी वजह से हमारा बीपी हाई हो जाएगा। अगर सीरोटोनिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो बीपी हाई हो जाएगा, ठीक है। दे कंटेन सम एंटीजेनिक सब्सटेंस ऑल्सो, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स होता है पीनिया, याद रखना, पीनिया मतलब पी लिया, खत्म कर दिया। सपोज आपके सामने मैं एक गिलास रखा हूँ, ये गिलास है, ठीक है, गिलास के अंदर अगर पानी है, अब ये पानी अगर उठा के मैं पी लूँ, ठीक है, तो क्या हुआ, पानी खत्म हो गया। तो ऐसे पी लिया मतलब पी लिया, याद रखो, खत्म हो गया, ठीक है। तो अब थ्रोम्बोसाइट मतलब कि डब्ल्यू क्या, हमारे प्लेटलेट्स अगर कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे अपने बॉडी में, डिक्रीज हो जाएंगे, तो उसी को क्या कहोगे आप, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इट इज अ कंडीशन वेयर देयर इज अ डिक्रीज इन द प्लेटलेट्स काउंट। तो ये आपने प्लेटलेट्स का देखा, ठीक है। अब हम बात करेंगे ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप है, अपने ह्यूमन बीइंग में देखा गया है। तो इसको सबसे पहले जिन्होंने डिस्कवर किए थे वो थे कार्ल लैंड-स्टीनर ने, ठीक है, कार्ल लैंड-स्टीनर ने। तो कार्ल लैंड-स्टीनर ने क्या दिया था कि RBC होते हैं, RBC के ऊपर कुछ ऐसे थे, डिफरेंट टाइप के थे, कुछ ऐसे पाए जा रहे थे, ठीक है। तो उनको एंटीजन इन्होंने कहा, तो एंटीजन जिस शेप के थे उसी के बेस पे इन्होंने इसका नाम कर दिया। जैसे ब्लड ग्रुप A, अगर वो एंटीजन A के शेप का है तो A कहा दिया गया, अगर वो B के शेप का है तो B, अगर दोनों के शेप का है तो AB, और किसी के शेप का नहीं है, ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वो O कह दिया गया, मतलब जीरो, है ही नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे कुछ ऐसे आप ब्लड डोनेट करने की बात करेंगे तो मैचिंग देखते हैं ना, ब्लड ग्रुप किसका किसके साथ मैच हो रहा है। द ब्लड ऑफ वन पर्सन इज नॉट ऑलवेज कंपेटिबल विद दैट ऑफ एन अदर पर्सन, हैंस बिफोर ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड इट मस्ट बी टेस्टेड और कंपेटिबिलिटी ऑफ द एक्सेप्टर। तो इसमें एक्सेप्टर और डोनर दो होते हैं ना, एक दाता एक ग्राही, एक देने वाला एक लेने वाला। तो देने वाला और लेने वाला दोनों का मैच होना चाहिए, तभी वो ब्लड एक्सेप्ट होता है, नहीं तो क्या होता है, ब्लड एक्सेप्ट नहीं होती और उसका ब्लड क्लॉट हो जाता है, जो रिसीव करता है उसकी जान खतरे में हो जाती है, ठीक है। ओनली कंपेटिबल ब्लड इज टू बी ट्रांसफ्यूज। तो जो कंपेटिबल है, जिसका मैच होगा वही दे सकता है, दूसरा नहीं दे सकता, वो चाहे जितना रिलेटिव ही क्यों ना हो, ठीक, चाहे उसका सगा बेटा ही क्यों ना हो। फिर क्या होगा, इफ इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ ब्लड इज ट्रांसफ्यूज देन एग्लूटिनेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट अगर विच लीड टू द हीमोलिसिस। अगर मैचिंग नहीं किया, ब्लड मैच नहीं हुआ, तो क्या होगा, जम जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, ठीक है, किसका, RBC का। इसी को बोलते हैं हीमोलिसिस या ब्रेक डाउन ऑफ RBC। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो अब अच्छा, ये जो मैचिंग है, जो ब्लड ग्रुप का मैचिंग है, ब्लड जैसे A+, B+, AB पॉजिटिव एंड O पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, वो डिपेंड करता है RH पे, ठीक है। अब RH क्या है, तो RH भी एक टाइप का हमारा क्या होता है, ये एंटीजन होता है। जैसे मान लो कि अभी मैंने बताया ये RBC है, तो RBC पे क्या होता है, अगर A टाइप का था तो इसको आपने A कह दिया। अब यहाँ पे एक और एंटीजन होता है RH रहेगा, अगर इसके साथ में RH लग गया तो कह दोगे RH A पॉजिटिव कह दोगे, ठीक है। और अगर मान लो RH नहीं है, ओनली यही है, तो A नेगेटिव हो जाएगा। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है
कि दूसरे टाइप का एंटीजन है, अगर वो आरबीसी पे पाया जाएगा तो वो उस ब्लड ग्रुप के साथ में प्लस या प्लस लगा दो, अगर वो नहीं है, आरएच नहीं है, तो ब्लड ग्रुप के साथ माइनस लगा दो। ये सिंपल सा फंडा होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं ब्लड डोनर, ठीक है। ब्लड डोनर क्या होते हैं, तो सिंपल सा डेफिनेशन है, ए पर्सन हु गिव्स और डोनेट द ब्लड, उसको आप क्या कह दोगे, ब्लड डोनर कह दोगे। जो रिसीव करेगा उसको एक्सेप्टर कह दोगे। ए पर्सन हु रिक्वायर्स एक्सेप्ट द ब्लड, उसको आप क्या कह दोगे, ब्लड रिसीवर कह दोगे, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो सबको दे सकते हैं, ठीक है। तो ए पर्सन हु डोनेट्स द ब्लड टू द ऑल टाइप ऑफ द ग्रुप, जो सबको ब्लड दे सबको, यूनिवर्सल, ठीक है, सबको, तो उसको क्या कह दोगे, यूनिवर्सल डोनर कह दोगे। यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो सबसे ब्लड ले ले वो उसको क्या कह दोगे, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। फिर क्या होते हैं, अब यहाँ पे बताया है कि कहाँ पे जो एंटीजन या एंटीबॉडीज है कहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो मान लो कि द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट कंटेन एंटीजन, अभी आरबीसी आपको बता रहा था, तो आरबीसी का जो सरफेस होता है, आरबीसी के सरफेस पे क्या पाया जाता है, एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन, ठीक है। कुछ मान लो कि ऐसे एंटीजन है, कोई शेप के पाए जाते हैं एंटीजन। तो अब इसी के बेस पे, और ये आरबीसी है, आरबीसी कहाँ पे पाया जाएगा, हमारे प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, ये पूरा एक ब्लड वेसल्स हो गई, इसमें है आरबीसी। आरबीसी में क्या है, ये पाए जाते हैं एंटीजन, ठीक है, उसके सरफेस पे। द मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट कंटेन एंटीजन कॉल्ड ए ग्लूटिनोजन, इनको ए ग्लूटिनेजन या एंटीजन कहोगे, ए ग्लूटिनेजन भी इनको बोलते हो, ठीक है। एंड द पीपल हैव नेचुरल एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा नोन एज, अब इस देखो प्लाज्मा में भी कुछ ऐसे पाए जाते हैं, ये एंटीजन हो गया, प्लाज्मा में ऐसे एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, देखो नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे याद रखना कि यहाँ इसके सरफेस पे क्या होता है, एंटीजन या ए ग्लूटिनोजन होता है, बट प्लाज्मा के अंदर, ये प्लाज्मा था, प्लाज्मा के अंदर जो होगा उसको ए ग्लूटिनिन बोलेंगे, ठीक है, या एंटीबॉडीज बोलेंगे। अब क्या होगा, ए ग्लूटिनोजन आर जनरली डिटरमाइंड एंड आर टू टाइप, इनको जो एंटीजन होते हैं या ए ग्लूटिनोजन है, ठीक है, ये दो टाइप से, देखो ए के शेप का है तो वो क्या बोलेंगे उसको, ए, ठीक है। और अगर बी के शेप का है, बी बोलेंगे तो कैसा रहेगा वो, ऐसा बी, ऐसा राउंडेड, याद रखो, बीच बीच में से राउंडेड रहेगा, राउंडेड, तो इसको बोलेंगे ए ग्लूटिनोजन बी। ये ए जो ए के शेप का दिखता था उसको ए ग्लूटिनोजन ए, जो राउंडेड है ऐसे बी, आप ऐसे तो लिखते हो बी, तो अगर ऐसे है एक सिंगल ही रहता है, वो दो नहीं रहता है, तो इसको आप बोलोगे ए ग्लूटिनोजन बी, ठीक है, या एंटीजन बी। इसके अपोजिट में, इसके अपोजिट में क्या होता है, क्या होता है हमारा जो हमारे एंटीबॉडीज होते हैं या ए ग्लूटिनिन होते हैं वो स्मॉल साइज का यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि अगर रहेंगे तो प्लाज्मा में रहता है वो स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब देखो मान लो कि अगर किसी के पास, इसको पहले समझ लो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये ए वाला है, ठीक है, इसके प्लाज्मा में क्या है, ये ए ग्लूटिनोजन ए है, ठीक है, बट इसका ये प्लाज्मा जो होगा, प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा में क्या होंगे, ये बी के शेप के होंगे, ऐसे बी के शेप के होंगे, ठीक है, याद रखना, ताकि ये एक दूसरे से फंसे नहीं, क्योंकि दोनों, इसमें देखो आप, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें अगर ये इसके बीच में आ जाएगा ना, फंस जाएगा, ऐसा आएगा फंस जाएगा, तो ब्लड क्लॉट हो, देखो ये अगर दोनों सेम मैचिंग का होगा ब्लड क्लॉट हो सकता है, ठीक है। बट इस केस में रहेगा, फंसेगा ही नहीं, क्योंकि राउंडेड है, राउंडेड ऐसा गया निकल गया, राउंडेड है निकल गया, है ना, ऐसा। तो याद रखो ये जो यहाँ पे बात किया जा, द ए ग्लूटिनिन इन द प्लाज्मा ऑफ द अपोजिट टाइप इज स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये ग्रुप का, वही कि ब्लड ग्रुप ए बी सी, ए बी ओ ये होता है, तो एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, ए में ए के शेप का पाया जाता है, बी और ए बी में दोनों पाया जाता है, याद रखना। बट ओ के केस में कुछ भी नहीं पाया जाता, आरबीसी में होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता, उसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन जीरो होता है, नहीं होता है, खाली होता है उसका सरफेस। अगर कोई बोले कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, कोई बोलते मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसके अंदर जो आरबीसी है, आरबीसी पे कुछ भी नहीं है, ठीक है ही नहीं है, एंटीजन नहीं है, याद रखो, सिंपल सा, बहुत ईजी है, ठीक है, यही चीज़ है। अगर अब क्या होगा, बट ना उसके अपोजिट, अगर किसी के पास एंटीजन ए है तो उसके प्लाज्मा में कैसे रहेगा, बी रहेगा, क्योंकि मैंने बताया ना ये फंस जाते हैं, फंसने का डर रहता है, इसीलिए अपोजिट होता है। अगर किसी के आरबीसी का कैसा है, किसी के आरबीसी में ऐसा गोला है तो इसके ऊपर ऐसा ए के शेप का है,
तो इसके प्लाज्मा में ऐसे राउंडेड वाले रहेंगे, ये वाले रहेंगे, कर्व शेप करेंगे, ठीक है, याद रखना, ताकि ये एक दूसरे से मैच ना हो। अगर ये दोनों एक ही, अगर किसी, अब यही हम जब डोनेट कर देंगे, मान लो किसी दूसरे बंदे का आपने ब्लड लिया, तो अब ब्लड लिया तो अगर ये दोनों मैच कर गया, किसी का आपने लिया तो उसमें ऐसे पाए गए उसके ब्लड में, ठीक है, तो ये फंस जाते हैं, ठीक है, अपोजिट साइड अपोजिट करेगा तो फंस जाएगा, क्योंकि देखो अब आपने डोनेट किया तो वो अब ये इसमें कैसा ए के शेप का है, अब ये वाई और ये इसमें जाकर के फंस गया है ना, तो ये सारी चीज़ें अब याद रखना, इजी है थोड़ा, आप दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। तो ये हो गया। अब मान लो कि यहाँ पे ए ग्लूटिनिन ए है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए का अपोजिट बी, बी का अपोजिट ए। अब यहाँ पे ए बी दोनों है, याद रखो दोनों है। आपको पता है कि जैसे दोनों पाए जाएंगे, किसी के आरबीसी में दोनों पाए जाते हैं, तो आरबीसी में दोनों है भाई, गोल वाला भी है और ये हुक वाला भी है, कांटे वाला भी है, तो इसका प्लाज्मा खाली कर दिया गया, इसमें कुछ ऊपर वाले ने दिया ही नहीं, प्लाज्मा में है ही नहीं, कुछ भी नहीं, देखो नो कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर ये दोनों है, कहीं राउंड वाला फंस जाएगा, कहीं क्या हो जाएगा, ये हुक वाला ए वाला फंस जाएगा, ऐसे जो कांटे का जैसे दिख रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए उसके प्लाज्मा खाली हो गया कि फंसे ही नहीं। आरबीसी को बहने दो, जितना बह सकता है बहने दो, फ्लो होने दो, ठीक है। और फिर इसमें अब देखो इसमें क्या था, एंटीजन, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नो था उसके, ये सिर्फ गोला है, सिर्फ गोला है ना, इसमें ये कांटे वाला है ना बी वाला शेप का है, तो इसके प्लाज्मा में दोनों बना दिया गया। इसमें ऐसे राउंडेड भी प्लाज्मा में बह रहा है और इसमें कांटे वाला भी बह रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर एक रहेगा तो दूसरे में नहीं रहेगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, क्या करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ, अब वही फिर अगेन लिखा हुआ है कि जो हमने अभी टेबल में पढ़ के आए हैं कि ये ब्लड ग्रुप ए के पास में एंटीजन ए है, एंटीबॉडीज बी है, बी के पास में क्या है, इसके पास में बी होता है और ए होता है, याद रखो, ए बी के पास में ए बी है और नो है, ओ के पास में नो और ए बी है, आप याद रखना बिल्कुल सेम। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और है, अभी हमारा एक पेज और देखेंगे, बाकी का हम लोग दूसरे लेक्चर में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले। अब देखो ये हमने देखा, अब हम बात करेंगे एग्लूटिनेशन। तो जमता कब है, ब्लड क्लॉट क्यों होता है, तो वही लिखा यहाँ पे, अकर्स बिटवीन द सेम टाइप्स ऑफ एग्लूटिनोजन एंड, देखो सेम हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए, ठीक है, तो ये सेम नहीं होने देना है, ये डोनेशन के टाइम पे ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। व्हेन नो एग्लूटिनेशन अकर्स बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ, तो इसमें क्या होता है, जब दोनों डिफरेंट रहेंगे, एक कांटे का शेप करेगा, एक राउंडेड रहेगा, जैसे आपको बता दिया कि वो फंस जाते हैं, तो क्या होता है कि तब नहीं जमता है, नो एग्लूटिनेशन, तो वो सेफ रहता है, ठीक है। सो इट कैन बी सीन दैट ग्रुप ओ कंटेन नो एग्लूटिनेशन, ग्रुप ओ के पास कुछ भी नहीं है, उसका आरबीसी बिल्कुल प्लेन है, तो वो क्या होगा, कैन मैच विद ऑल अदर, सबसे वो मैच कर जाएगा, भाई इसके पास कुछ है ही नहीं, ये कहीं भी इसको रख लो, जेब में रख लो, कहीं भी पॉकेट में रख लो, है ना, बैग में रख लो, फंसेगा ही नहीं, क्योंकि गोला है भाई, कांटा रहता तो फंस जाता, इसके ऊपर कांटा रहता तो फंस जाता, बट ये प्लेन है, कहीं भी रखो, तो ये सब के साथ मैचिंग इसका हो सकता है इजिली। बट दिस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कैन बी रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम द ग्रुप ओ। अब ग्रुप ओ वाले का इशू ये है कि सिर्फ ओ से ही ले सकता है एंड नॉट फ्रॉम ऑल एनी अदर ग्रुप, ठीक है। इंडिविजुअल ग्रुप, अब यहाँ पे ओ नेगेटिव ऑफ ब्लड कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, ये सबको देगा, कौन सा, ओ नेगेटिव, याद रखना 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, ओ नेगेटिव सबको दे सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप ए बी कंटेन नो एग्लूटिनेशन, अब ये ए बी वाले के पास में क्या था, नहीं था, कुछ भी नहीं था, और उसमें भी ए बी नेगेटिव है, वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट सबसे ब्लड ले लेगा, ये आप याद रखना। ये डोनर कौन किसको डोनेट करेगा, ये टेबल आप याद रखो, ए वाला ए को और ए बी को, बी वाला बी को, ए बी को और ए बी को, और ओ वाला सबको, ये बिल्कुल यहाँ तक का आप कर लो। नेक्स्ट जो होगा वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, और फिर वहाँ पे हम लोग पेपर भी सॉल्व करेंगे, जो पेपर का मैंने वादा किया था, बट अभी तक का जितना पढ़े हो उसको देख लो कि वो पूछा गया है कि नहीं। जैसे मान लो कि एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड, देखो यहाँ पे क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एरिथ्रोपोइसिस और राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ आरबीसीज, ये हमने देखा, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे। फिर क्या है, ये अभी नहीं पढ़ाया हूँ, बताऊंगा बाद में। ये क्वेश्चन नंबर 9, राइट द कंपोजिशन फंक्शन ऑफ ब्लड, ये आपको बता दिया, ठीक है, ये हो गया आपको क्लियर। इसके अलावा कंपोजिशन फंक्शन एक बार फिर पूछा गया है,
यहाँ पे फिर 1 मार्क में पूछा गया राइट द एंथ्रोपोइसिस। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, जो भी पढ़ाया हूँ इसको आप बार बार देख लेना, एक बार फिर से वीडियो प्ले करके देख लेना, सारा आपका क्लियर हो जाएगा। और बस आज के लिए इतना रखता हूँ। आप कमेंट में लिखो कि ये वीडियो कैसा रहा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए कि नहीं हुए। चलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। तब तक की नई वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए।